शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। भारत का इतिहास इसके भूगोल के समान ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़ सारा यूरोप। इसका कुल क्षेत्रफल 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उपमहाद्वीप 5 देशों में बंटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत की आबादी 86 करोड़ के लगभग है। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें कई राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, जैसे क्षेत्रफल में बिहार इंग्लैंड के बराबर है और यूरोप के कई देश मध्य प्रदेश से छोटे हैं। पैरा भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, जहां जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई किसी महत्व की वस्तु नहीं थी और खेती वर्षा पर निर्भर थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ नवंबर से मई तक रहता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पानी बरसाता है। जहाँ धान फसल है, इससे उत्तर भारत में भी वर्षा होती है, जहाँ गेहूँ, जौ आदि मुख्य फसलें हैं। जब से ईसा की पहली सदी से आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार हो पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया जाना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। पैरा भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्रों से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म होती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला की कड़ी है। खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान के कीर्तिहार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता आया है। ईरान, अफ़गानिस्तान और सोवियत मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों या अप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से यहाँ गए।
यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और आकस के बीच अलंघ्य बाधा नहीं साबित हुआ। ये दर्रे एक और भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध के स्थापन में बड़े सहायक हुए हैं। पैरा हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता था। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है, अतः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता था और गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले जाते थे। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रयार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृति की उन्नति खूब हुई। दोनों की उपत्यकाएं संस्कृत हस्तलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही है। पैरा मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के अपनाए गए। पैरा ऐतिहासिक भारत का वक्षस्थल उन नदियों का प्रदेश है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती है। नदियों के ये प्रदेश हैं सिंधु का मैदान, गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी। ज्यों ज्यों हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों पाते हैं कि वार्षिक दृष्टिमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश में पेड़ पौधों को और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन में कृषि योग्य बनाना संभव था, परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से ही संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए, अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले पश्चिमी प्रदेश में ही किया गया और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से
पूर्व की ओर होता गया। स्टॉप।